जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजधानी कोचिंग सेंटर पे। और आप सभी के लिए जो हम लोग पैकेज नंबर 2 का टेस्ट नंबर जो दूसरा है उसका डिस्कशन आज कराएंगे। तो 1 का डिस्कशन आप यूट्यूब पे देख सकते हैं और पैकेज 1 का 1 से लेकर के 8 तक जो सेट है वो भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। लेकिन हम लोग का जो पैकेज 2 का टेस्ट नंबर 2 है ये डिस्कशन आप इसमें देखिएगा। तो इस टेस्ट के लिए जो बेहतरीन मेथड का आपको तलाश होगा, बेहतरीन कॉन्सेप्ट का तलाश होगा, ये कॉन्सेप्ट आप इस वीडियो से सीख सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। और साथ ही साथ हम लोग जो टारगेट बैच प्यून का लेकर के आए हैं उस बैच को आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप राजधानी कोचिंग सेंटर का ऐप डाउनलोड करिए, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर ऑफलाइन आप क्लास करना चाहते हैं तो आप जाकर के राजधानी कोचिंग सेंटर पटना यूनिवर्सिटी के सामने पिलर नंबर 6061 के पास ये कोचिंग है, वहां पे आप जाकर के संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल इस पे मोबाइल नंबर जो दिया हुआ है उससे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन हम लोग इस वीडियो में टेस्ट नंबर 2 का डिस्कशन देखने वाले हैं, जिसमें पहला सवाल आपके सामने है। और यह सवाल है कि 9 अंकों की संख्या, ये गुना नहीं, ये एक्स दिया हुआ है, ठीक है ना। 72 से विभाजित है, 72 से कटने के लिए संख्या 8 से कटेगा और 9 से कटेगा। तो 8 से कटने के लिए लास्ट का 3 डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट का 3 डिजिट आपका कटना चाहिए, जिसमें आप देखिएगा तो कितना हो गया 7, 8 और y। अब देखिए इसको 8 से हम काटेंगे तो 8 9 72, इधर हो गया 6, इधर y। बोलिए यहाँ क्या रखे कि 8 से कटेगा, तो आप रखिएगा 4, यानी कि y का मान फिक्स हो गया 4। मेरे भाई अगर y का मान 4 हो गया तो हम x का वैल्यू निकालेंगे। तो x के लिए संख्या 9 से कटना चाहिए, तो इसके लिए क्या करना है आपको कि जितने डिजिट का सम है, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट ये डिविजिबल होना चाहिए किससे, 9 से। तो चलिए हम जोड़ते हैं, 8 7 15, 6 21, 3 24, 5 29 और 8 37 और 7 44। बोलिए 9 के पहाड़ा में क्या होता है, 9 के पहाड़ा में आप देखिएगा, अच्छा जोड़ने में गड़बड़ हो गया क्या, नहीं, 44 और फिर यहाँ पे क्या निकाले थे 4, 44 4 कितना हो गया 48, यानी कि 48 अब प्लस x अब बटा 9, यहाँ पे क्या रखेंगे तो 9 छक 54, यानी कि यहाँ पे 6 रखिएगा तब ना 48 6 54 होगा, तो 9 से कटेगा। तो x का मान हो गया आपका 6 और y का मान हो गया 4, दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया 10। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर 52, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 126, 224 और 608 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2, 7 और 19 प्राप्त होते हैं। देखिए नंबर जो हमारा है 126 है, अगर इसमें रिमाइंडर 2 बचा तो नंबर हो गया 124। हमारा नंबर 224 है, इसमें रिमाइंडर 7 बचा तो कितना हो जाएगा 200 आपका 17। आपका जो संख्या 608 हो गया और इसमें रिमाइंडर कितना है आपका 19, तो 18 में से 9 गया 9 और 9 में से गया 8, कितना हो गया 589। बोलिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस तीनों का ले लेंगे HCF, क्या ले लेंगे HCF। तो HCF कितना हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 31 गुना 4, इसको लिख सकते हैं 31 गुना 7, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 31 के मल्टीपल में आप चेक करिए कि कितना लिख सकते हैं। तो आप जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ से 9 की बात करते हैं, 18 18 19 का बात करें, 19 का 31 गुना 19 लिख सकते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है 31 है, इसका HCF हो गया 31, मतलब कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन हुआ, तो 31 हुआ, जिसे विभाजित करने पर इस तीनों नंबर में शेषफल 2, 7 और 19 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। अब यहां ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का अनुपात 7:13 है, तो उनका मौसा 8 है, तो उनका लौसा क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका जो नंबर का रेशियो है पहला और दूसरे का वो 7 है और कितना है 13 है। यहाँ HCF कितना है, HCF 8 है। LCM बराबर क्या होता है, HCF गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। HCF कितना है 8 है, पहली संख्या 7 है गुना 13 है, तो कितना हो जाएगा 56 गुना
13, 13 छक 78 का 8, हाथ में 7 और 13 पचे 65 और 7 कितना हो गया 72, तो 700 कितना हो गया 28। अब आइए जो सवाल है हमारे पास 54 नंबर, ये जो कैलकुलेटिव सवाल में बोर्ड मास के नियम का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बोर्ड मास का नियम कहता है कि पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लीकेशन फिर एडिशन फिर सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करिएगा तो 25 बटा कितना हो गया 4, और गुना कर देंगे कितना 16 बटा 15, इसको काटेंगे तो 4 बार में, 5 से काटेंगे तो ये 5 बार में और ये 3 बार में, तो कितना हो गया मेरे पास 20 बटा 3 हो गया। अब इस पूरे पार्ट को एक बार सॉल्व करते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ देखेंगे तो 9 बटा 5 हुआ, और डिवाइड को गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12 3 15, 15 बटा 4 को लिखेंगे 4 बटा 15, और यहाँ हो गया 20 बटा 3। अब फिर यहाँ देखेंगे तो 10 बटा 3 हुआ, और फिर प्लस में क्या हो गया आपका 12 1 13 बटा 3। तो पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, इस पार्ट को सॉल्व करिएगा तो देखिए 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में, 3 से 3 तिहाई 9 से 9 खत्म हो गया। अब यहाँ देखेंगे तो 5 से 2 खत्म हो जाएगा, तो 13 बटा 3 अब प्लस 4 चौका 16 दूना 32 बटा 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 32 और 13 को यहाँ चूंकि एलसीएम 3 हुआ तो 32 13 हुआ 45, तो कितना हो जाएगा 15। ऊपर वाला ये पूरा पार्ट सॉल्व हो गया। अब ये नीचे जो लिखा हुआ है 2 बटा 3 गुना ये क्या हो जाएगा 6 बटा 5 और गुना 2 बटा 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 से कटेगा 2 बार में, यहाँ हो जाएगा आपका 8 बटा 15। कुछ नहीं करना है, मेरे पास जो ऊपर जो डाटा आया था वो कितना था 15 और बटा में 8 बटा 15, तो यहाँ क्या हो जाएगा 15 बटा 1 गुना 15 बटा 8, यानी कि 225 बटा 8। तो या तो इससे ऑप्शन में चल जाइए या फिर डायरेक्ट, तो देखिए ये ऑप्शन आपका टैली करेगा, चूंकि हो जाएगा 8 दूनी के 16 8 अठे 64 और फिर बचेगा 1 बटा 8, ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए। तो ये सवाल को आप बहुत अच्छे तरीका से बना सकते हैं। तो देख लीजिए, फिर चलते हैं अगले सवाल 55 की तरफ। इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, पहले 9 में 3 का गुना करिए, चूंकि ब्रैकेट में पहले किसको सॉल्व करते हैं ऑफ को, तो 9 तिया कितना हो गया 27, कितना हो गया 27, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ये कितना हो गया 27। अब देखिए 7 चौका 28, 28 में से 6 गया तो कितना हो गया 22, 27 में से 22 चला गया, यहाँ कितना बचा आपका 5, इस 7 4 11 में से 5 घट गया, ठीक है, और माइनस कितना हो गया 16 8 प्लस, देखिए 11 में से 5 गया 6, 16 में से 6 गया कितना हो गया 10, अब प्लस आगे 8 है कितना हो गया 18, ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आ गया ये 56 नंबर सवाल में। देखिए ऐसे सवाल को बनाने के लिए देखिए सवाल इसमें 3 टाइप का पूछता है, एक तो सबको किस में रहेगा गुना में रहेगा, तो जो अंदर रूट में दिया है गुना वाला के लिए वही आंसर हो जाएगा, मतलब जैसे √12 गुना √12 दिया रहता तो 12 ही हो जाता, लेकिन याद रखिएगा इनफाइनाइट तक रहेगा तब। लेकिन अगर ये प्लस में दिया है तो 12 को तोड़िए, कैसे लिख सकते हैं 4 गुना 3, तो बड़ा वाला जो 4 है ना वही आंसर हो जाएगा, आई माइनस में रहता ना तो 3 आंसर हो जाता, ठीक है। अब देखिए 57 नंबर कह रहा है कि आप लोगों से कि 11 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का औसत डी है, यदि अंतिम 2 संख्याओं को हटा दिया जाए तो औसत में कितनी की वृद्धि या कमी होगी। 11 गो संख्या है जिसका एवरेज डी है, तो डी से अगर 5 गो नंबर बढ़ेंगे तो लास्ट में कितना आएगा डी प्लस 5, फिर डी माइनस 4, फिर डी माइनस 4 बोल रहे हैं, डी प्लस 4 डी प्लस 3, ऐसे करके डी प्लस 2, फिर आपका डी प्लस 1, मतलब 5 गो नंबर लिखेंगे तो एवरेज में एक एक नंबर बढ़ेगा। इसी तरह से पीछे 5 हम चले तो डी माइनस 5 तक आएगा। आपसे क्या कह रहा है कि अंतिम से 2 संख्या को, तो लास्ट से 2 गो नंबर को हम हटा देंगे, तो हम अगर एवरेज निकाले तो एवरेज हम आपको बता चुके हैं कि पहली संख्या डी माइनस 5 और अंतिम संख्या डी प्लस 3 बटा 2 कर देंगे तो डी माइनस 2 2d माइनस 2 बटा 2 तो हो जाएगा डी माइनस 1,
यानी कि जो डी है वो पुराना एवरेज है, और जब नंबर को हटा दिए तो एक कम हो गया, मतलब एक की क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, एक बात का और ध्यान रखिएगा, आपसे बोला है कि अंतिम का 2 संख्या हटा देंगे तो एक का कमी होगा, और शुरू का 2 हटा देंगे तो एक का वृद्धि होगा। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक क्रिकेटर का 20 मैचों में औसत स्कोर कितना है, 52 है। 20 मैच का औसत स्कोर कितना है, 52। उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 120 रन अधिक है। उसका जो मिनिमम स्कोर है वो x है और मैक्सिमम स्कोर है x प्लस 120 है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो शेष 18 मैच का औसत। देखिए अगर 20 मैच का योगफल निकालें तो 20 को का एवरेज 52 है, योगफल में क्या करेंगे, एवरेज में नंबर को गुना कर देते हैं। तो गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना आपका, 2 दूनी के 4 और 2 पचे 10। अगर 18 पारी का एवरेज कितना 50 है तो इसका योगफल कितना हो जाएगा, तो 18 पचे 90 यानी कि 900। तो ये जो 2 पारी मिला ये दोनों को जोड़ करके कितना बचेगा, तो 1040 में से 900 माइनस कर देंगे तो 100 कितना होगा 40। तो 2x बराबर हो जाएगा 140 माइनस 120, तो 2x बराबर हो गया आपका 20, x बराबर हो गया 10। आपसे बोला है कि मैक्सिमम बताइए, क्या बोला है, अधिकतर। तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा 1 सेकेंड, अरे 1 सेकेंड 1 सेकेंड, मैक्सिमम हो जाएगा आपका कितना, यही मैक्सिमम है x प्लस 120। तो आप x का मान 10 में 120 जोड़िएगा तो 130 हो जाएगा। समझ में आया ना, बेसिक से बता दिए, चूंकि ऐसे सवाल में आप बेसिक लगाएंगे तो ही ठीक रहेगा। ठीक है ना। आइए 59 नंबर सवाल पे। 7 वर्ष पहले, चूंकि इस सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है, 7 वर्ष पहले, ये 8 नहीं है, क्या है 7 वर्ष है। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, तो 7 साल पहले मतलब यहां से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 7 वर्ष पहले ए और बी का 4 और 5, और फिर बोल रहा है 7 वर्ष बाद कितना हो गया 5 और 6। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करिए कि 4 से ही 5 हुआ और 5 से ही 6 हुआ, रेशियो में अंतर 1 का, और ऐसे 7 वर्ष पहले 7 वर्ष बाद मतलब कि 14, 1 का वैल्यू 14। आपसे प्रेजेंट का नहीं पूछा है, पूछा है कि अभी से वर्तमान का, तो आप किसी भी रेशियो से निकाल सकते हैं। ए और बी का अगर निकालेंगे तो ये 7 वर्ष पहले का रेशियो है, तो 4 गुना 14 और ये हो जाएगा 5 गुना 14, तो कितना हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 56। लेकिन जब इसमें 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा प्रेजेंट, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 63, और इसमें 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 77। लेकिन बोल रहा है कि अब से 5 वर्ष बाद, तो इसमें 5 और जोड़िए तो 63 5 कितना हो गया 68, इसमें भी 5 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 82। जब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 34 और ये कितना हो जाएगा 41। तो 34 रेशियो 41 किसमें, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस बात का एज वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि जो रेशियो दिया है 7 वर्ष पहले का है, लेकिन अभी से 5 वर्ष बाद का पूछेगा तो पहले प्रेजेंट निकालेंगे तब ना 5 जोड़िएगा। तो इस सब बात का ध्यान आपको एज वाले क्वेश्चन में रखना है। चलिए 60 नंबर सवाल में आइए। 11,236 रुपया की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए और बी का रेशियो कितना है 3 और 5, 3 और क्या है 5, और ए और सी का रेशियो कितना है 4 और 7। तो पहले ए को इक्वल करेंगे, अरे मेरे भाई ए को क्यों इक्वल करेंगे, क्योंकि रेशियो में अलग अलग मान है, इसमें 4 से गुना, इसमें 3 से, इसमें 4 से तो इसमें भी 4 से, इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से। अब बोल रहा है कि आप लोग से कि 11,236 जो है ये टोटल है, और यहाँ टोटल देखिएगा तो 4 3 12, अब 5 चौका 20, 12 20 32, और सी का वैल्यू 21, 32 21 कितना हो जाएगा आपका, तब 32 21 हो जाएगा आपका 53। गुना बी का पूछा है तो किससे गुना कर देंगे 20 से। फिर से देख लीजिए, ये जो राशि दिया है ए बी सी का आपको योगफल दिया हुआ है,
तो ए बी सी का योगफल, तो 4 3 12 ए का हुआ, और बी का 5 का 20, तो 20 और 12 32, और 21 हो गया किसका, सी का। तो 32 और 21 कितना होता है आपका, 53 हो जाएगा। और इधर आप 20 से गुणा करेंगे तो किसका निकल जाएगा, बी का। इसको आप बेसिक तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। 2 बार में काटेंगे तो 106 हुआ, फिर कितना हो गया, 636 हुआ। 636 है तो आप यहां ध्यान दीजिएगा, मतलब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 हो गया, और फिर आपका कितना हो गया, 636। तो 636 को हमको 53 में भाग देना है। 600 किसको, 36 को किसमें, 53 में। तो आप किससे काट सकते हैं, 12 बार में काट सकते हैं। एक सेकेंड, 12 बार में काट सकते हैं, तो यहां हो जाएगा आपका कितना, 6 3 6। एक सेकेंड रुक जाइए, 12 बार में अगर हम काटेंगे तो हो जाएगा कितना आपका, 12। ठीक है, तो 212 बार में कटेगा, गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 2 दूनी के 4, 2 2 दूनी के 4, 4240। ऑप्शन नंबर डी में। देखिए कैलकुलेटिव सवाल जो कुछ कुछ रहता है उसमें जितना जल्दी आप काट लीजिए तो आप बाजीगर हो गए। अगर गड़बड़ा गया तो समझिए आप फेल कर जाइएगा एग्जाम में। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए 61 नंबर में बोलता है कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। तो 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, और इसमें कितना है, 5 है, 3 है, और क्या है, 1 है। बोल रहा है कि सिक्कों की कुल संख्या कितना, 180 है। ध्यान दीजिएगा, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो दिया हुआ है सिक्के का मूल्य दिया है, रुपया दिया है, लेकिन आपको क्वाइन में आना है। किस में आना है, क्वाइन में। 1 रुपया का 5 सिक्का तो क्वाइन कितना, 5 गो। 50 पैसा का 3 रुपया तो क्वाइन कितना, 6 गो। 25 पैसा 1 रुपया तो क्वाइन कितना, 4 गो। इस तरह से टोटल आपका सिक्कों की संख्या 180 है, और यूनिट में 5 6 11 4 15 है। कह रहा है कि सभी सिक्कों का कुल मूल्य, तो टोटल मूल्य देखिएगा तो 5 3 8 1 9, 9 से गुना कर दीजिए। क्योंकि देखिए इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। जैसे लोग यूनिट मान के निकालते, आप डायरेक्ट निकालिए। ये टोटल 180 क्वाइन है, यहाँ क्वाइन 5 6 11 4 15 है, और पूरा मूल्य तब 5 3 8 1 9 है। तब 15 एकम 15, 15 दूना के 30, 12 9 108। किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। 62 नंबर देखिए, 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल और शेष पानी है। सुनिए, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अगर OH हो गया 1 तो वाटर कितना हो गया, 4। कह रहा है कि आप लोगों से कि यदि इनमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या है। देखिए इतना भी आपको करने का जरूरत नहीं था, आप सीधा सीधा समझिए कि अल्कोहल का परसेंट निकालना है। तो 20 लीटर में अल्कोहल हो जाएगा 20 का 20%, OH हो गया। ये निकालने का कोई जरूरत नहीं था, समझे कि नहीं। OH परसेंट निकालना है किसमें, मिक्सचर आपका 20 लीटर नहीं हुआ, उसमें 4 लीटर पानी मिला दिए, यानी मिक्सचर हो गया 20 प्लस 4 24 लीटर का। परसेंट निकालना है तो 100% से, तब परसेंट से 2 जीरो खत्म, तो 4/24 गुना 100, तो 4 से कटेगा 6 बार में, यानी 16 सही आपका कितना हो गया, 2/3%। कहाँ है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, अब आइए अगले सवाल की दुनिया में। 63 नंबर सवाल, कपड़ा का मूल्य 25% कम देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई, तदनुसार दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। सुनिए, एक्सपेंडिचर खर्च बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशन, यह हमेशा याद रखिएगा। कपड़ा का प्राइस 25% बढ़ गया मेरे दोस्त, 125 हो गया। उसकी बिक्री जो हम खर्च कर रहे हैं ना, वही आपका, यहां ध्यान दीजिएगा, जो बिक्री है, अगर आपको कोई मतलब इस फॉर्मेट में बोला जाए तो कंजम्पशन के रूप में वही आपका बिक्री है, खपत। तब 20% का वृद्धि हुआ तब गुना 120%, अब बराबर क्या हो गया, एक्सपेंडिचर। ऐसे भी बना सकते हैं। और दुकान की सकल प्राप्ति पे पूछा है तो इससे भी बनाइए, या फिर ए बी फॉर्मूला, A + B + AB बटा 100। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये 25% का कमी है ना, 125 नहीं 75% होगा। तो इससे नहीं बनाइएगा, क्योंकि इससे बनाइएगा तो सवाल थोड़ा आपको लेंदी भी लगेगा, थोड़ा दिक्कत भी होगा। ए बी फॉर्मूला से बनाइएगा तो जल्दी सही हो जाएगा आपका।
तो मूल्य में 25% का वृद्धि हुआ तो -25, वृद्धि बोल रहे हैं, कमी हुआ तो -25, अब वृद्धि हुआ तो +20 और -25 गुना 20/100%। ध्यान दीजिए, -25 और 20 कितना हो गया, -5, और यहां से देखिए 20 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 5 बार में, तब -5, अब फिर कितना आ गया आपका -5, तो ओवरऑल कितना हो गया -10%। इसका मतलब 10% का हानि हो गया, ठीक है। और जो हम फार्मूला लिखे तो वहां से भी निकाल सकते हैं, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशन। प्राइस 25% कम हो गया, ये दूसरा मेथड बता रहा है, तो हो गया 75%, और 20% बढ़ गया, कितना हो गया 120%। इसका वैल्यू 3/4, इसका वैल्यू 6/5, तो यहां से हो जाएगा कितना आपका 18/20। कमी कितना का, 2 का, किस पे 20 पे, परसेंट निकालना है 100% से, तो यही आपका हानि परसेंट कितना हो गया, तो 10%। दो तरीका आपके पास अवेलेबल है, लेकिन ए बी फार्मूला जो सक्सेसिव होता है वो हर जगह काम नहीं आता है, वो तभी काम आएगा जब कोई चीज क्रमिक हो, लगातार हो, ठीक है ना, इस पे आपको गौर करना है। चलिए 64 नंबर बोलता है क्या, कि संख्या ए और बी तथा सी से क्रमशः 30% और 50% अधिक है। ए और बी सी से, अगर सी का मान 100 हो गया तो ये 30% अधिक है 130, या 50% अधिक है 150, तो ए और बी का रेशियो लिखना है तो कितना हो जाएगा 13 और 15। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आइए अगले सवाल की तरफ। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए ताकि व्यय में कोई अपरिवर्तित नहीं हो। हम अभी जो लिखे थे एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशन, यहां पे काम आएगा। एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। यहां ध्यान दीजिए कि कीमत में 20% की वृद्धि की गई, यानी 120% हो गया। कह रहा है कि आप लोग से कि खपत में कितने प्रतिशत की कंजम्पशन में कटौती करना है ताकि एक्सपेंडिचर चीनी पर हुए खर्च जो है अपरिवर्तित रहे, यानी 100% रहे। इसको काटेंगे तो 5 और 6, तो सी बराबर 5/6, 6 से हुआ 5, कमी कितना का 1 का, किस पे 16 पे, परसेंट निकालना है तो 100% से, तो यहां से जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी यहां से निकालिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 16 छक 96। अरे हम 16 लिख दिए, हम भी बड़ा कंफ्यूज है ना, यहाँ 6 ना होगा, देखो भैया यहाँ 6 होगा, तो हो जाएगा 16 सही 2/3%, क्योंकि 1/6 गुना 100 है, तो 16 सही 4/6 होगा, काटेंगे तो 2/3 होगा, ठीक है। आइए 66 नंबर में, सैम ने 480 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे, इनमें से प्रत्येक को 42 रुपये की दर से बेचा, तो इनका लाभ प्रतिशत कितना था। ध्यान दीजिएगा 480 रुपया प्रति दर्जन से, तो 480 रुपया पर दर्जन से खरीदा है, तो सीपी जो आपका दिया हुआ है, तो 480 रुपया में 1 दर्जन, तो ए का दाम हो गया कितना आपका 12, तब 12 चौका 48, 40 रुपया पड़ा। और एसपी की बात करें तो कितना हो गया 42, तब बोलिए कि इसका लाभ परसेंट कितना होगा, तो 2 का प्रॉफिट होगा किस पे 40 पे, चूंकि प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट बटा क्रय मूल्य सीपी गुना 100%, तो प्रॉफिट 2 का किस पे हुआ 40 पे, परसेंट निकालना है तो 100% से, तो 200 में 40 से करेंगे कितना हो जाएगा 5%, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है सी में है। 67 में क्या कह रहा है कि 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 4956 रुपया के मूल्य पर बेचा जाता है, इनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 18% लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 16% की हानि होती है, तब विक्रेता को कुल मिलाकर लाभ और हानि बताना है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, सक्सेसिव लगा करके चेक करते हैं, लेकिन सक्सेसिव तब लगाइएगा जब आपका लाभ और हानि परसेंट क्या हो बराबर हो, बात मेरा समझ गए, विक्रय मूल्य बराबर हो, लाभ हानि परसेंट का प्रतिशत बराबर हो, तब सक्सेसिव लगता है, तो उस समय डायरेक्ट हो जाएगा x²/100 और हमेशा कमी होगा। लेकिन इस सवाल को पूरा बेसिक से बनाना होगा आपको। 4956 में अगर एगो वस्तु को हम बेच रहे हैं तो हम पहले 18% लाभ की बात करें तो ये 118 का वैल्यू है,
और 100 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? अच्छा, ये CP1 पहले वस्तु का निकाल देते हैं, फिर CP2 निकालते हैं हानि वाले का, तो 4956 और बटा में 16% की हानि हुआ तो किसका हो गया, 84 का गुना कर देंगे 100 से। अब देखिए कितना बार में कटेगा, तो ये आपका 11 चौका 44 यानी कि आपका ये 42 बार में कटेगा। और यहां देखिएगा तो 9 चौका 36 यानी आपका कितना हो जाएगा, 8 पचे 40 यानी कि 59 बार में। तो ये हो जाएगा कितना आपका 4200, कितना हो गया 5900। आप एक बार गुना करके भी चेक कर सकते हैं। आप क्या करिए, 84 में 59 से गुना कर लीजिए, तो 59 से नहीं आप 60 से कर लीजिए, तो 60 से करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 6 चौका 24 का 4 हाथ में 2, 6 48 2 50 है, इसमें से 84 घटा लीजिए तो 5900 कितना हो जाएगा, 4956 हो जाएगा। तो हम इसको कैसे समझ गए हैं पता है, वो ऐसा एग्जैक्ट वैल्यू देगा, वो हम आपको समझ गए अप्रोक्सीमेशन से। जैसे 50 था तो हम सोचे कि 8 पचे 40 और फिर 9 से गुना किए तो वही आसपास में आएगा 900 के, तो 9 चौका 36 और देखिए 8 दूना के 16 मिल रहा है। तो ये टोटल सीपी जो हुआ आपका टोटल कॉस्ट प्राइस वो कितना हो जाएगा, तो 0 0 11 के एक हाथ में 5 4 9 1 10। और टोटल एसपी की बात करिएगा, 2 गुना कितना हो गया 4956, 2 छक 12 का 2 हाथ में 1, 2 पचे 10 एक 11 का 1 हाथ में 1, 2 9 18 19 का 9 हाथ में 1, 2 चौका 8 है 1 9। 9912 का चीज अगर हम 10,100 में बेच रहे हैं, मतलब कि हमारा एसपी है या सीपी है, तो लाभ होगा कि हानि होगा, तो हानि होगा। हानि का परसेंट निकालना है, कितना का हानि हुआ, तो इधर हो गया आपका 88 और इधर हो गया कितना 100, मतलब 188 का हानि हुआ है किस पे, 9912 पे। अब परसेंट निकालना है तो 100% से गुना कर देंगे। ये 9912 ही 10,100 है। यहां से इसको हम काट सकते हैं, चलिए इसको हम काट के देखते हैं कितना परसेंट तक हम लोगों का आंसर आ रहा है। तो आप अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते थे और नहीं तो काट लीजिए। 4 से काटेंगे, 4 दूनी की 8 और कितना हो जाएगा आपका 4 चौका 16, 4 सते 28, 4 अट्ठे 32 और 4 चौका 16, 4 सते 28। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया कितना 4700 बटा 2478, तो 24 दूना 48 यानी 2 से कम चाहिए। ओहो, 24 दूना 48 हुआ कि नहीं हुआ, 2 बार में काटेंगे तो, लेकिन ये तो 4700 है, तो 2 से कम यानी कि 1.9% का हानि। तो जरूरी नहीं है कि सारा क्वेश्चन को आप एकदम 0 से सॉल्व करिएगा तभी आंसर मिलेगा, कैसे भी मिल सकता है। 68 नंबर कह रहा है कि एक दुकानदार लागत मूल्य पर चावल बेचता है, लेकिन वह गलत वजन तौलते समय मशीन का उपयोग करता है और इस प्रकार 25% का लाभ प्राप्त करता है। ज्ञात कीजिए कि वह किग्रा में मतलब केजी में कितने ग्राम चावल दे रहा है। देखिए इसके लिए थोड़ा एगो कॉन्सेप्ट समझना होगा। 25% लाभ कब होगा, जब 100 का सामान आप बेचिएगा कितना में, 125 में। एगो टेक्निक सीख लीजिए, ये जो एसपी है ना उसके वस्तु के सीपी के बराबर हो जाएगा, किसके, जब वजन में तौलिएगा तब। यानी वो खरीद के ला रहा होगा कितना, कितना ग्राम दिया हुआ है, वो आपको बोल रहा है क्या कि वो लागत मूल्य पर बेचता है लेकिन गलत वजन का प्रयोग करता है। तो लागत मूल्य पर बेच रहा है और 25% का लाभ कमा रहा है, तो आप मान लीजिए इसमें बता दे रहा आप लोग कि 1 केजी के जगह पे, तब 5 का वैल्यू हो गया 1000 ग्राम, क्योंकि वो खरीद के ला रहा है कितना 1000 ग्राम। अगर इसको बेसिक से देखा जाए तो 1 केजी सीपी बराबर कितना केजी एसपी आपसे बोल रहा है। तो जब सीपी और एसपी का रेशियो लिखिएगा तो ये हो जाएगा कितना आपका ये हो जाएगा 1 केजी। तो वही बात बोल रहा है कि 1 केजी एसपी है और यहाँ एसपी 5 है, तो 5 का वैल्यू 1000 ग्राम, तो 4 का वैल्यू इसका कितना गुना हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा। तो इसमें भी 20 गुना बोल रहे हैं, 200 गुना, तो इसमें भी 200 से गुना, तो कितना हो जाएगा 800 ग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऐसे भी आप सवाल को बना सकते हैं। चलिए कोई डाउट है क्या?
69 नंबर पे आइए। यदि कोई घड़ी जिसके अंकित मूल्य 8 मतलब 8500 रुपया है 7225 में बेची जाती है, तो घड़ी की कितनी छूट दी गई? यानी एमआरपी जो है वो है कितना आपका 8500 और बेची जाती है कितना 7225 में। तो यहाँ डिस्काउंट देख लीजिए, इसको आप काट भी सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब डिस्काउंट की बात करिएगा तो ये 8500 है और ये 1200 कितना है 7200 कितना है 25 है। तो 10 में से 5 गया 5 का डिस्काउंट, 9 में से 2 गया 7 हो गया और 4 में से 2 गया 2 हो गया और 8 में से 7 गया 1 हो गया। 1275 का डिस्काउंट मिल रहा है किस पे 8500 पे, परसेंट निकालना है तो 100% से, क्योंकि डिस्काउंट जब भी मिलता है तो एमआरपी पे मिलता है। 5 से इसको 00 से 00 खत्म, 5 से 17 बार में 5 दूनी के 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 17 से एक बार में 17 पचे 50 यानी 15% का क्या हुआ आपको डिस्काउंट मिल गया। चलिए 70 नंबर सवाल पे आइए। यदि मूलधन और 5 वर्ष के ब्याज का अनुपात 10:3 है, सुनिए मूलधन यानी कि प्रिंसिपल 10 और 5 साल का जो इंटरेस्ट है उसका कितना 3 है। तो कह रहा है कि ब्याज की दर, ध्यान दीजिएगा ब्याज की दर जो है वो हमेशा आपसे क्या है वार्षिक पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा वार्षिक। तो कुछ मत कीजिए, इसको अपना मन से 100 रुपया पर मान लीजिए 10 रुपया पर 3 रुपया ब्याज, तो 100 रुपया पर 30 हुआ और ये 5 साल का है तो 5 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 साल का, तो 100 पे 6 रुपया यानी कि रेट कितना हो गया 6%। एकदम डायरेक्ट गर्दा उड़ा दीजिएगा। आइए 71 नंबर, किसी धन का साधारण ब्याज धन का 8/25 है, मतलब कि 8/25 में आपका जो प्रिंसिपल है वो 25 है और जो साधारण ब्याज है वो क्या है 8 है। क्या है आपका 8 है। यदि वर्षों का संख्यात्मक मान प्रतिशत ब्याज दर का आधा है, अगर रेट को हम मान लेते हैं R%, तो आपका टाइम जो है ना R का क्या है आधा है। क्या है आपका आधा है, R का क्या है आधा है। क्या बोला आपसे कि संख्यात्मक मान प्रतिशत ब्याज दर का आधा है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। कुछ मत कीजिए, प्रिंसिपल कितना है 25, अगर हम रेट को R% माने हैं तो रेशियो लिखिए, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 100 और सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा रेट इनटू टाइम, और रेट कितना माने हैं मेरे भाई R और टाइम कितना माने हैं R/2, तो कितना हो गया R²/2। तब 25 का कंपेयर 100 से कर दिए और गुना कर देंगे R²/2। इस तरह से आपका साधारण ब्याज कितना है 8। ठीक है, अब देखिए इसको हम काट भी सकते हैं, तो चलिए देखते हैं कहीं कटने वाला है नहीं ना, 25 से कटेगा ना जी, 25 चौका 100, तो R² बराबर हो जाएगा 8 गुने 8, तो R बराबर क्या हो गया 8। R बराबर क्या हो गया 8। आपसे रेट ही तो पूछा है, अगर आपसे टाइम पूछता तो 8 का आधा कितना होता 4। तो ये हमारा अपना मेथड है, बेसिक से तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन बेसिक से लगाइएगा तो एग्जाम में पछताइएगा। ठीक है ना। आगे आइए, यदि कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 वर्ष में 21% बढ़ जाती है, तो 1000 पर समान ब्याज दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। 2 वर्ष में 21% बढ़ जाती है, आपको अगर बोला जाए तो यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है कि पहले साल 10% होगा, दूसरे साल भी 10%, तब ना दूसरे साल आपको ब्याज का ब्याज यानी कि 10% का भी आपको 10% मिला होगा। 10% का 10% कितना हो गया 1%, इस तरह से कितना हो गया 21%। बहुत सिंपल है कि चक्रवृद्धि ब्याज अगर 21% हुआ है 2 साल में, यानी रेट कितना होगा 10%। रेट कितना हो गया 10%। अब कह रहा है आपसे क्या कि 1000 पर समान ब्याज दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज, 1000 रुपया दिया हुआ है जी, इसको 100 से भाग देंगे तो किसका मान निकलेगा 1 का। अब बोलिए कि 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, तो 1 साल में 10 रुपया, तो 4 साल में 10 चौका 40, काटेंगे तो हो जाएगा कितना 400। ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है। आइए 73 नंबर सवाल पे, यदि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% की दर से वार्षिक आधार पर संयोजित किए गए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 464 है, तो निवेश की गई धनराशि ज्ञात करें। देखिए एक चीज याद रखिएगा, 2 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर
यानी कि 2 ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस r²/100 याद रखिएगा। कब? जब प्रिंसिपल 100 रहेगा तब। ये है रेशियो है, ये क्या है आपका r²/100 क्या है? रेशियो है। क्या है आपका? रेशियो है। देखिए मेन बात क्या है कि 2 साल वाला एग्जाम में खूब पूछता है, तो 2 साल वाला आपको करना है। यहां ध्यान दीजिए अंतर कितना है 464। यहां पे अगर अंतर निकाली गई फॉर्मूला लगा के तो रेट कितना है 10 का स्क्वायर बटा 100 कितना हो गया 1। इसका डिवाइड 1 से करिएगा, 1 का मान। धनराशि ज्ञात करना है तो 100 से गुणा करिए, 46,400। एकदम एक लाइन का खेल है। आपको जब कभी भी 2 साल का सिंपल और कंपाउंड का डिफरेंस रखना पड़े याद रखिएगा r²/100। बहुत ही शानदार तरीका है, लेकिन कब? जब प्रिंसिपल को 100 मानिएगा तब। आइए अगले सवाल के दुनिया में। 74 नंबर सवाल कह रहा है कि 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले 10 पुरुष 300 रुपया कमाते हैं, तो 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले 15 पुरुष कितना कमाएंगे? तो देखिए MDH मसाला M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। मैन कितना है आपका 10 गो है, और डे तो नहीं दिया है, आवर है 5, कमाता क्या है 300। ये 300 यहां रख दिए। दूसरे बार में बोला है कि आपको बोल रहा है कि 10 घंटा प्रतिदिन काम करके, मतलब कि 10 घंटा काम कर रहा है कितना पुरुष 15, और यही आपका कितना कमाएगा W2। ये वर्क का काम करता है, मतलब ये आपको जो पैसा हो, इफिशियंसी हो, काम हो, ये सब बट्टा में रखिएगा। देखिए यहां से 10 से 10 खत्म, 5 से कटेगा 3 बार में, और यहां से क्या करेंगे 3 से 3 में गुना करेंगे तो W2 का मान 3 तिया कितना हो गया 900, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है? ए में है। ठीक है, आइए सवाल नंबर 75। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 24 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं। सी शेष कार्य को 14 दिन में पूरा करता है। एक साथ कार्य करते हुए ए और सी समान कार्य का 75% भाग कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे? सुनिए, ए जो है किसी काम को 24 दिन में, बी जो है 40 दिन में। कितना हो गया? इसका एलसीएम 120, ये 5 हुआ, ये 3 हुआ। सुनिए, एक साथ 8 दिन काम किए तो 5 + 3 8 क्षमता से 8 दिन काम किए, कितना हो गया आपका 64। तो 120 काम में से 64 खत्म हो गया, तो कितना बच गया 56। ये 56 काम जो है सी 14 दिन में करता है, तो सी का अगर हम क्षमता निकाले तो 56 बटा क्या कर देंगे 14, तो कितना हो जाएगा 4। अब मेरा काम बन गया। बोल रहा है कि ए और सी समान काम का 75%, मतलब कि 120 का क्या 75%, 120 का क्या 75%, मतलब 120 का क्या निकालिएगा 3/4, तो 4 से कटेगा 30 बार में, 30 दिया कितना हो गया 90। और 90 काम करेगा कौन जी? तो ए और सी। ए का क्षमता कितना है 5 है, और सी का क्षमता 4, 5 4 9 से भाग देंगे तो कितना दिन में खत्म होगा 10 दिन में, तो आंसर हो गया 10 दिन। ऐसे सवाल को आप बना सकते हैं। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है 76। यदि एक कुंड का 3/5 भाग 1 मिनट में भरा जाता है तो शेष कुंड कितने समय में भरेगा? देखिए इसी पे बनाते हैं। 3/5 दिया है ना, तो आपका जो शेष बच गया वो कितना बच गया 2/5। तो 3 के लिए 1 मिनट, 3 के कुंड का काम करने के लिए 1 मिनट मतलब कि 60 सेकेंड, तो 3 के लिए 60 सेकेंड, तो 1 के लिए 20 सेकेंड, और काम बचा कितना 2, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा 20 दूनी के 40 सेकेंड, कितना हो गया 40 सेकेंड। ठीक है, आइए 77 नंबर सवाल पे। एक जीप 300 किलोमीटर की दूरी किसी स्थान की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से करती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापस आती है। इस पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है? देखिए जब आप जाइएगा और वापस आइएगा डिस्टेंस इक्वल हो तो एवरेज स्पीड के लिए 2s1 × s2 बटा s1 + s2। ये बहुत सिंपल तरीका है। 2s1 में 60
S2 में 30 अब बटा 60 प्लस 30 यानी कितना हो गया 2 गुना 60 गुना 30 बटा 90। 30 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 20, 20 दूनी के 40। ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, आइए अगला सवाल, आइए 78 नंबर। ये तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा ना। ठीक है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसको फिर से मतलब दिखा दिए हैं। अगला सवाल पे चले ना, आइए 77 नंबर देखिए। शांत जल में एक मोटरबोट की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव 4 घंटे 30 मिनट में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी जाती है और वापस आती है, तो धारा की चाल किलोमीटर पर घंटा में क्या है। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये मोटरबोट की चाल कितना है, बोलिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, और नाव 4 घंटे 30 मिनट में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और वापस आती है। तो 30 बटा धारा की दिशा में जाइएगा तो नाव का चाल ज्यादा कि धारा का चाल ज्यादा, तो नाव का चाल ज्यादा होता है धारा से। अगर जिस दिन आपको नाव का चाल कम हुआ और धारा का चाल बढ़ा, सुनामी आ जाता है। तो जब हम 30 किलोमीटर धारा की दिशा में जाएंगे तो नाव प्लस धारा, अब प्लस ये डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस बटा स्पीड क्या होता है टाइम, फिर डिस्टेंस 30 और नाव में से धारा घटा दिए, 4.5 घंटा का मतलब 9/2, तो 30 अब बटा नाव प्लस धारा। तो देखिए नाव का कितना दिया है 15, अब प्लस कितना हो गया x, आप प्लस 30 बटा 15 माइनस x बराबर 9/2। देखिए इसको निकालने के लिए धारा की चाल पूछा, ऑप्शन का सहारा ले लीजिए क्योंकि इक्वेशन बनाइएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। पहला ऑप्शन में अगर हम मान लीजिए 4 रखते हैं, क्या रखते हैं 4, तो बोलिए 4 रखेंगे तो ये कटेगा 19 से, नहीं कटेगा। मान लीजिए हम 5 रखते हैं, 4 नहीं रख के 5 रखते हैं, तब 20 से कट जाएगा कितना बार में, 20 से ही कट जाएगा 1.5 बार में। और यहाँ पे अगर हम 5 रखते हैं तो 10 से कटेगा 3 बार में, और 3 डेढ़ कितना हो गया 4.5 हुआ। तो इक्वेशन सेटिस्फाई कौन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना, अरे आ रहा है ना भाई, कोनो दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है ना। हालांकि हमको उम्मीद है कि मेरे पढ़ाने के बाद, कोई क्वेश्चन बताने के बाद आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। अब होबो करेगा तो बताइएगा। चलिए यहाँ देखिए, ये पावर 4 में है और हमको पावर 1 में आना है, तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 का मान 600 क्या है 23 है। अगर हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में आएंगे तो कुछ मत करिए, इसमें 2 जोड़ के और रूट चढ़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना आपका 25। लेकिन फिर हमको जाना है वापस, तो वापस आना है तो x प्लस 1/x में आना है, तो इस 25 में 2 जोड़ के और रूट चढ़ा दीजिए। जैसे जैसे नीचे आइएगा 2 जोड़ के रूट चढ़ाते रहिएगा, तो 27 आएगा रूट में, तो इसको लिखेंगे 3√3। किस कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है 79 में, ठीक है ना। आगे आइए 80 नंबर। ये सवाल देखिए देखिए आप एग्जाम वाले सवाल में अगर आप बना रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमको 2 मिनट लग जाए, 1 मिनट लग जाए, 3 मिनट लग जाए, तो आप उस मेथड का कभी भी यूज नहीं करिएगा। जो सवाल विद इन सेकेंड यानी कि 1 मिनट के अंदर में बनने वाला प्रोसेस आपको पता है, तो समझिए कि वो एग्जाम का अप्रोच है, नहीं तो कुछ और अप्रोच था जो आपको पता नहीं चल रहा है। जैसे ये सवाल में आप ABC को जोड़ सकते हैं, AB BC CA को गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से पॉसिबल नहीं है। इसका एक फार्मूला होता है A प्लस बी प्लस सी माइनस AB माइनस BC और माइनस CA बराबर क्या होगा पता है, 1/2 इंटू A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस B माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर। यहां से देखेंगे तो 1/2, A और B दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 52/48 में 4 का स्क्वायर, B और C में अंतर कितना का हो गया फिर 4 का स्क्वायर, और C और A में अंतर कितना का हो गया 8 का स्क्वायर। 1/2 गुना 16 16 32 32 और 64, 32 प्लस 64 6 आई 9 गुना 1/2 काटेंगे तो कितना हो गया 48। किसमें ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या बोले आपको हम
कि फार्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है। फार्मूला याद रखिएगा तब आपका काम बन जाएगा। हमेशा इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा एक बात और आपको बताने वाले हैं। जैसे हम लोग इसमें फार्मूला को लिखते हैं तो एक चीज आपका यहाँ पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इस सवाल को बनाते समय किसी भी तरह का कोई गलती नहीं करिएगा। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हालांकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे अगर बात करिएगा ना तो a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, हाँ ठीक तो है। यहाँ पे 48 आपका आएगा। यहाँ मेरे हिसाब से a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ठीक है। अगर हम यहाँ से लेकर के चलते हैं तो एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइएगा। a प्लस बी प्लस सी, हाँ यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे ऐसे करिएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे ये कर लीजिएगा। ये सवाल में मिस्टेक हुआ है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा ना तभी जा करके ये फार्मूला सेट होगा। तो सवाल का जो सेट बना रहे होइएगा उसमें ध्यान दीजिएगा। यहाँ a स्क्वायर होगा, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर होगा, ठीक है। क्योंकि इसका और सारा फार्मूला होता है, देखिए ना आपको बता देते हैं। जैसे एक फार्मूला होता है आपका ये q प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और इसके जगह पे, सिर्फ इसके जगह पे आप लिख सकते थे क्या, 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। वही पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, वही पार्ट। तो यहाँ पे जो है स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो ये भी फार्मूला आप रख सकते हैं। ये a प्लस बी प्लस सी अलग है, ठीक है ना। तो आगे जब आएगा इस तरह का बात तो हम आपको बताएंगे, घबराने की बात नहीं है। देखिए यहाँ पे 81 नंबर में कॉट बी का मान, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बोलिए क्या होता है, b बटा p होता है। तब b का मान हो गया बउआ 12, अब p का मान हो गया 5, तो h का मान क्या हो जाएगा 13। तो यहाँ देखिए सेक बीटा बराबर क्या होता है, अगर दोनों का थीटा सेम है तो सेक थीटा बराबर होता है h बटा बी। h का मान हो गया 13/12, तो 13/12 ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। आइए 82 नंबर में, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। देखिए समबाहु त्रिभुज में पहले समझिए अंतःवृत्त क्या है और परिवृत्त क्या है। अगर अंदर में हम बना दिए सर्किल तो अंतःवृत्त हुआ, और बाहर बना दिए तो परिवृत्त हुआ। देखिए इसको मान लेते हैं r, और इसको छोटका r मान लीजिए छोटका के लिए, और बड़का के लिए क्या मान लिए हम यहाँ पे बड़का r। तो r रेशियो r अगर लिखेंगे तो आपको बोला अंतःवृत्त और परिवृत्त, मतलब बड़का वृत्त का बाद में या छोटका वृत्त को पहले। तो इसका होता है पता है क्या, a/2√3, और इसका होता है a/√3। फार्मूला होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3 और परिवृत्त के a/√3। √3 से √3 खत्म, a से a खत्म, तो 1 रेशियो कितना हो गया 2। मतलब ये छोटा वाले वृत्त से के रेडियस से बड़े वाले वृत्त का रेडियस क्या होता है, दुगुना होता है। वो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी में। 83 नंबर में क्या बोल रहा है कि बिंदु P केंद्र वाले वृत्त के बाहर स्थित है और स्पर्श रेखाएं PA और PB क्रमशः A और B वृत्त पर मिलती है, तो APB का मान 80 डिग्री है, तो OAB का मान क्या होगा। सुनिए आप यहाँ पे देखिए कि एक सर्किल है, अब बाहर बिंदु से ऐसे ड्रॉ किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देंगे तो एक आपका O है सेंटर, यहाँ पे P है, और ये क्या है A है और क्या है B है। कह रहा है कि APB बराबर 80 डिग्री। APB इसका मान कितना दिया है 80 डिग्री, यहां से इसको मिला देंगे। यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपसे बोला OAB का मान, मतलब इसका वैल्यू पूछा है। ये डायरेक्ट फार्मूला याद रखिएगा, यहाँ अगर थीटा हो ना तो ये θ/2 होता है, मतलब 80/2 बराबर क्या हो गया 40 डिग्री। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए 84 नंबर में, एक तार जो 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के आकार में है,
जो एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो इसके क्षेत्रफल के मध्य का अंतर क्या है। सुनिए, अब पहले समझ लीजिए कि एक तार है जो 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, तो पहले 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के आकार में एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो इसके क्षेत्रफल के मध्य का अंतर क्या है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो इसका मतलब कि क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 और आर का मान कितना हो जाएगा 14 गुना 14, तो 7 से कटेगा 2 बार में, तब 22 गुना कितना हो गया 28, 28 दूना 56 का 6 में 5, 28 दूना 56 और 5 कितना हो गया 61, 616 हो गया। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपका एक तार जो है वो 28 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, अब वृत्त के आकार में है। वृत्त क्या होता है, गोल है, और इसको एक वर्ग के आकार में मोड़ा गया है, तो इसके क्षेत्रफल के मध्य का अंतर क्या होगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि हमारा जो, एक सेकेंड देख लीजिए, ये आपका तार जो है वृत्त के आकार में है ना, एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, तो इसके क्षेत्रफल के मध्य का अंतर क्या होगा। तो अगर ध्यान दिया जाए कि ये एक गोल है, ठीक है, एक गोल है और इसको वर्ग में मोड़िएगा, तो पहले तो हम मतलब एरिया निकाल दिए। अब ध्यान दीजिए हम यहाँ पे निकालेंगे क्या, इसका परिधि, परिधि निकालिए, क्योंकि परिधि निकालिएगा ना तब आपको वर्ग का मतलब कि आपको निकलेगा परिमाप। तब परिधि होता है 2 पाई आर, तो 2 गुना 22/7 और रेडियस कितना हो जाएगा 14, तो 7 दूनी के 14, तब 22 चौका कितना हो गया 88। मतलब ये पूरा जो है ना ये 88 है। ये तार को ऐसे फैलाइएगा तो ये 88 हुआ ना। अब हमको वर्ग बनाना है तो 4a का मान कितना हो गया 88, तो a बराबर क्या हो गया 22। अब सुनिए इसका एरिया हम निकालेंगे, किसका, वर्ग का, किसका निकालेंगे एरिया। एरिया हो जाएगा 22 का स्क्वायर, क्या हो गया 22 का स्क्वायर। नहीं समझे बात को, 22 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा आपका 484। अब बोलिए कि इसका एरिया 616 है, इसका कितना है 484 है, तो आपसे कह रहा है कि इसके दोनों के उनके क्षेत्रफल के मध्य का अंतर। ऑप्शन में तो ऐसा दिख नहीं रहा है कि तार, अरे एक सेकेंड देखिए हम पूरा गड़बड़ कर दिए, रुक जाइए इस सवाल को थोड़ा सा रुक जाइए, हम इसको रेडियस को ना डायमीटर बना दिए थे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, फिर से इसको बता देते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था लेकिन हम यहाँ पे गड़बड़ा दिए। आइए 84 नंबर सवाल को देख लेते हैं। देखिए यहाँ रेडियस कितना है 28 है ना, कुछ नहीं करना था, पहले एरिया निकालिए, पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुना 28 गुना 28, 7 से कटेगा 4 बार में, तो 22 चौका कितना हो जाएगा आपका 88 और गुना 28 कर लीजिए। 88 में 28 से गुना कर लेते हैं, 64 का 4 हाथ में 6, 8 8 64 और 6 70 का 0, एक सेकंड रुकिए, 64 का 4 हाथ में 6, 8 8 64 और 16, 64 और 16 कितना हो जाएगा आपका 80, 80 और 6 86 का 6 हाथ में 8, 8 दूनी के 16, 8 कितना हो गया 24। देखिए 24 और कितना हो गया 64। अब इसका परिधि निकालिए, परिधि कितना हो गया, तो 2 पाई आर, तो 2 गुना 22/7 और गुना कितना हो गया 28, 7 से कटेगा 4 बार में, तो 8 गुना 22 कितना हो जाएगा, 8 गुना 16 का 6 हाथ में 1, 8 गुना 16 1 17। अब देखिए इसका हम क्या करेंगे कि जो परिधि आएगा वो वर्ग के परिमाप के बराबर होगा, तो वहां से भुजा निकाल लेंगे, तब 4a बराबर हो गया 176, a बराबर कितना हो गया 44। अब इसका एरिया निकालिए, किसका, वर्ग का, तो भुजा स्क्वायर, तो 44 गुना 44, ठीक है, तो 44 का स्क्वायर कितना होता है 50 से 6 कम 6 का स्क्वायर 36, अब 25 में 6 घटाइए 1936। आपसे क्या पूछा है पता है, वर्ग का क्षेत्रफल और ये क्या नाम है इसका वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर, तो 2464 में से घटाएंगे 1936 को, तो 14 में से 6 हो गया 8 और 5 में से 3 गया 2
और 14 में से 9 गया 5, यानी 528 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। तो पहले आपको एरिया निकालना है, फिर आपको परिधि निकालना है, परिधि उसके परिमाप के बराबर, फिर भुजा निकाल के एरिया निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब आइए 85 और लास्ट नंबर सवाल। कह रहा है कि प्रेक्षण 5 4 4 6 7 6 7 6 5 का बहुलक ज्ञात कीजिए। जो मैक्सिमम टाइम्स आया है वही आपका बहुलक होगा। इसमें देखिएगा तो 4 1 2 दो ही बार आया है, 6 1 2 3 बार, 7 आपका 2 बार, 5 2 बार, 6 3 बार, तो आंसर क्या हो जाएगा? 6। तो दोस्तों ये टेस्ट नंबर 2 का डिस्कशन कंप्लीट हो गया, जो पैकेज नंबर 2 का था। अगर 1 पैकेज नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना है, जाकर के देख लीजिए। और आपको उसको टेस्ट लगाना है तो प्ले स्टोर से राजधानी कोचिंग सेंटर डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के वीडियो के साथ, तब तक आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।